हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 10th के लिए लेने जा रहा हूं और इस सेशन में हम देखेंगे टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर मैंने कुछ क्लासेस ले रखे हैं, आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, चलिए उसे देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन। At t minutes past 2 p.m., the time needed by the minutes hand and a clock to show 3 p.m. was found to be 3 minutes less than t square by 4 minutes. Find t. अब समझिए बात, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर सपोज मान लीजिए हमारे पास एक घड़ी दिया हुआ है ना। यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर जो घड़ी है वो 2 p.m. से कुछ आगे जा चुकी है। कितना आगे जा चुकी है? t मिनट्स आगे जा चुकी है। चलिए ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन वहीं पर 2 के बाद क्या है? 3 आता है, मतलब 2 के बाद यहाँ पर 3 बजने वाला है। इसका मतलब आप ध्यान दीजिए कि 2 के बाद जब 3 बजेगा तो 2 और 3 के बीच का गैप कितना है। यानी यहाँ 2 PM था, यहाँ 3 PM था, इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 1 का गैप है, मतलब 1 घंटे का गैप है। और यहाँ पर हर कुछ देखिए, मिनट सब कुछ जगह मिनट ही कह रहा है। मतलब यहाँ पर 1 घंटे का गैप है, तो 1 घंटे में कितना मिनट? तो 1 घंटे में हो जाता है भैया कितना? 60 मिनट। चलिए ये बात तो समझ में आ गई। अब यहाँ क्या कह रहा है, घड़ी 2 बजे से कुछ आगे हो चुकी है और उसको बजना है 3। अच्छा, जब यहाँ पर ध्यान दिया गया कि घड़ी 2 बजे से कुछ आगे हो गई है, उसे बजना है 3, तो तभी यहाँ पर नजर पड़ा कि 3 बजने में उस घड़ी को कितना समय बाकी है। तो यहाँ दिया गया t स्क्वायर बाय 4 मिनट से 3 मिनट कम है 3 बजने में। अच्छा, अब देखिए 2 से 3 बजना है, यहाँ पर है 60 मिनट। 2 से कुछ आगे जा चुकी है, कितना मिनट आगे जा चुकी है? t मिनट। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर था हमारे पास 60 मिनट है ना, यानी 2 से 3 बजने में 60 मिनट है टोटल, 1 घंटे का अंतर है ना। यहाँ पर 2 से 3 के बीच में यानी 60 मिनट का अंतर है। अब वो चल चुका है कुछ टाइम t मिनट, तो मतलब इस 60 में से ये कुछ टाइम t मिनट चल चुका है। यानी ये क्या दिखा रहा है, 60 में से t घटा रहे हैं, तो ये 2 PM से कुछ आगे चल चुका है, इसे बजना है 3। मतलब अब 3 बजने में जो समय बाकी है वो है 60 माइनस t मिनट। होप सो बातें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन तभी यहाँ फिर क्या कह रहा है कि उस 3 बजने में जो यहाँ पर मिनट बाकी है वो है t स्क्वायर बाय 4 से 3 मिनट कम। मतलब 3 बजने में यहाँ कितना समय बाकी है? इस केस में t स्क्वायर बाय 4 माइनस 3। होप सो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब चलिए हमारा जो यहाँ इक्वेशन निकल कर आया, अब इसे आगे हम सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा आंसर कितना निकलेगा। अब चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ हमें दिख रहा है फ्रैक्शन, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें 1 और 4 का एलसीएम लेना है। तो एज इट इज यहाँ जैसा लिखा था लिख देते हैं। कितना हो गया? 60 माइनस t और इक्वल टू यहाँ पर एलसीएम 4 और 1 का कितना हो जाएगा? 4 और 1 का एलसीएम हो गया भैया अपना 4। अब ध्यान से 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, आएगा 1। 1 से t स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया अपना कितना? t स्क्वायर। वापस से 1 से 4 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स जाएगा 4 1 से, तो कितना बच गया? 4। 4 से इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो विद साइन कितना हो जाएगा? -12। होप सो इतनी बातें क्लियर हो गई। 2 क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, आप इंप्लाइज का साइन डाल लीजिए। अब चलिए यहाँ पर वापस से, यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे यहाँ 4 है, तो अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त क्या करेंगे? 4 को 60 माइनस t से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को t स्क्वायर माइनस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए कर देते हैं। 1 को t स्क्वायर माइनस 12 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया? t स्क्वायर माइनस 12। और यहाँ पर 4 से 60 माइनस t को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 इंटू 4 यानी 6 हो जाए 24, यहाँ 24, पीछे एक 0 लग जाएगा यानी 240 हो गया। अब यहाँ 4 से t को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 40, लेकिन आगे साइन माइनस हो तो यहाँ हो जाएगा -40। होप सो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए यहाँ पर हमें दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह। क्यों? अभी हम आगे इसको बना लेंगे सही तरीके से अरेंज करके, लेकिन यहाँ पर हमें दिख गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है t की, और भैया t का मैक्सिमम पावर कितना दिख गया? t स्क्वायर। अब चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस सभी इधर जितना भी टर्म लिखा है सबको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि t स्क्वायर भैया अपना इस साइड है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? t स्क्वायर माइनस 12, ये 240 इधर प्लस है, इधर जाएगा हो जाएगा -240, ये -40 इधर नेगेटिव है, इधर जाएगा इक्वल टू के प्लस हो जाएगा, हो जाएगा कितना? 40। इस साइड अब बचा कुछ भी नहीं, तो इस साइड कितना रह गया? इस साइड रह गया भैया अपना 0। होप सो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी।
अब चलिए इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, यहाँ पर 40 है तो हो जाएगा प्लस 40, यहाँ पर माइनस 240 माइनस 12 यानी माइनस माइनस प्लस, यानी 240 प्लस 12 हो जाएगा अपना 252। लेकिन बड़े वाले के पास नेगेटिव साइन है तो हो जाएगा माइनस 252 इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू हो गया 0। अब क्या करना है हमें, अब हमें खाली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। होप सो आप ये कर लेंगे, मैंने आपको सॉल्व करने के लिए बताया है ना। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, वापस से यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट टर्म देखना है, वापस से टी स्क्वायर का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड सिखाया था आप वैसे भी कर सकते हैं, या फिर आप सीधेधराचार्य लगाकर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि अंत में आंसर कितना आएगा। जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना तो यहां पर क्या है, हम जब इस 252 को ब्रेक करेंगे ना तो ये टूट जाएगा प्लस 18 और माइनस 14 में। तो उससे क्या होगा, जब हम यहां पर सॉल्व करेंगे ना कॉमन लेकर, जैसे हम फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करते हैं, तो यहां पर हमारा टी का दो वैल्यू निकल कर आएगा। एक वैल्यू निकल कर आएगा माइनस 18 और एक वैल्यू निकल कर आएगा प्लस 14। अब ध्यान से, हमें चाहिए थी टी की वैल्यू यानी टाइम की वैल्यू। टाइम कभी नेगेटिव होता है क्या, नहीं होता टाइम नेगेटिव, इसलिए हम क्या करेंगे, इस माइनस 18 को क्या कर लेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी t इक्वल्स टू माइनस 18 मिनट। जो हमारा आंसर निकलेगा ये क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना बच गया, t इक्वल्स टू 14, लेकिन सब कुछ मिनट में था तो ये हो जाएगा अपना कितना, 14 मिनट। यानी हमारा जो टाइम आ गया इस इक्वेशन को सॉल्व करके वो आ जाएगा t इक्वल्स टू 14 मिनट, और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। होप सो आप कर लेंगे इसे सॉल्व। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब चलिए यहां पर अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। इफ जेबा वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज इन ईयर्स वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 times हर एक्चुअल एज, व्हाट इज हर एज नाउ। अब ध्यान से समझिए, यहां कह रहा है जेबा नाम की एक लड़की है, वो क्या कह रहा है यहाँ पर, हमें फाइनली उसका जो है प्रेजेंट एज निकालना है ना। अभी वो कितनी साल की है वो हमें निकालना है, मतलब अभी जेबा का हमें क्या है, प्रेजेंट एज निकालना है। अब ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है जेबा का जो प्रेजेंट एज होगा उससे 5 साल पीछे जाइए, यानी जेबा जब अभी x साल की है तो 5 साल पीछे कितनी हो जाएगी, वो x माइनस 5 हो जाएगी। जब वो x माइनस 5 साल की थी तो उस वक्त क्या कह रहा है, तो जो वो उसका एज था अगर हम उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो बराबर हो जाएगा किसके, वो बराबर हो जाएगा जो इसका भी एक्चुअल एज है, यानी एक्चुअल इसका एज क्या है x। उसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 5x में अगर हम 11 को ऐड कर दें और, तो वो क्या हो जाएगा, उसके उस एज के बराबर हो जाएगा, यानी x माइनस 5 का होल स्क्वायर के बराबर। होप सो आप बात समझ रहे होंगे। चलिए यहाँ पर हम इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें निकालने बोला है व्हाट इज हर एज नाउ, मतलब इसका हमें प्रेजेंट एज चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जेबा का मान लिया हमने, प्रेजेंट एज क्या है, कुछ x साल है ना, हमें नहीं पता जेबा कितनी बड़ी है, हमने बस मान लिया कि जेबा कितनी बड़ी है, x साल की है, यानी x ईयर्स की है। अब ध्यान से, अब बोल रहा है हमें 5 साल पीछे जाने। अब ध्यान से समझिए बात, यहाँ पर x है, इससे हमें पीछे जाना है और इससे हमें आगे जाना है, अंतर है। अगर हम आगे जाएंगे तो हम फ्यूचर में जाएंगे, मतलब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे फ्यूचर में जाएंगे हमारा एज क्या होगा, ऐड होता जाएगा, और जैसे जैसे हम पास्ट में जाएंगे पीछे की तरफ वैसे वैसे हमारा एज क्या है, घटेगा। होप सो बातें आप समझ रहे होंगे, इक्वेशन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमें यहाँ पर 5 साल पीछे जाना है। क्यों, क्योंकि जेबा का जो अभी एज है उसे हमने x माना है, तो यहाँ बोल रहा है वो जब क्या है 5 साल पीछे, यानी वो जब x माइनस 5 साल की थी, यहाँ बोल रहा है यंगर बाय 5 years, है ना, वर यानी पीछे की बात कर रहा है ये, यानी पास्ट टेंस वाली बात कर रहा है। तो मतलब कितना हो जाएगा एज, x माइनस 5 साल। अब इस साल का इसका अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो अब ये वैल्यू जो है ना वो बराबर हो जा रहा है जेबा का जो प्रेजेंट एज है। अगर हम उस एज को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इसके प्रेजेंट एज को 5 टाइम्स कर दें और उस एज में हम और 11 जोड़ दें, तो क्या है, ये कंप्लीट वैल्यू जो x माइनस 5 का होल स्क्वायर का वैल्यू है वो पूरे इस टर्म के बराबर हो जाएगा। होप सो आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी जो मैंने यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ क्या दिखा हमें कि x माइनस 5 का होल स्क्वायर लिखा है। अगर हम इसे फॉर्मूले से रिलेट करने की कोशिश, अगर हम x को a मान ले और 5 को b मान ले तो हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो चलिए भैया यहाँ क्या लगा देते हैं, a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और यहाँ पर x माइनस 5 के होल स्क्वायर को उसी फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, x का होल स्क्वायर माइनस 5 है ना, यानी 5 क्या है, b है, तो मतलब माइनस
2 इंटू ए की जगह क्या है x और b की जगह क्या है अपना 5, यानी 2 इंटू एक्स इंटू 5 इतना हो गया, प्लस यानी 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। होप सो बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। और इस साइड जितना है एज इट इज इतना ही हम क्या करेंगे, लिख देंगे। लिख दिया हमने। अब क्या है, इधर पूरी कंप्लीटली हम अरेंज कर लेते हैं, यानी दो क्वांटिटीज को हम इक्वेट कर रहे हैं ना, इक्वल टुगेदर। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंप्लाइज का साइन लगा लेते हैं। अब चलिए वापस से ध्यान से, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो सारे चीजों को इसी तरफ शिफ्ट कीजिए, जिधर हमारा पावर 2 का वैल्यू होगा उधर पर ही सभी को शिफ्ट कर दीजिए, है ना। हम कोशिश ये करते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी नेगेटिव ना आए, है ना, उससे हमें सहूलियत होती है काफी। अब समझिए बात, यहाँ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव ही रहने दिया। यहाँ पर लिखा है 2 इंटू 5 10 और इंटू एक्स यानी 10x विद साइन माइनस साइन। अब ध्यान से, यहाँ हो गया माइनस 10x और इक्वल टू के इधर है 5x, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है। जैसे ही ये साइड शिफ्ट करेगा ये 5x पॉजिटिव से नेगेटिव बनेगा। ऑलरेडी यहाँ माइनस 10x है और इधर से माइनस 5x आ जाएगा, मतलब माइनस 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा 15, यानी दोनों माइनस माइनस प्लस होता है तो हो जाएगा 15। लेकिन 10 के पास क्या है, नेगेटिव साइन है, बड़े नंबर के पास नेगेटिव है, इसलिए कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 15x। हमने डायरेक्टली ही सॉल्व कर लिया है ना, मुंह से ही। माइनस 10x यहां से और ये 5x इधर जाएगा तो माइनस 5x होता है, यानी माइनस 10x माइनस 5x माइनस 15x बन गया। चलिए उसके बाद क्या है, यहां लिखा है 25 और यहां लिखा है 11। 11 इधर पॉजिटिव है, इधर शिफ्ट करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी 25 में से हमें 11 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी 5 में से 1 जाएगा, भैया हो जाएगा अपना क्या 4 और 2 और 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा अपना 1, यानी इस साइड अब कुछ नहीं बचा, इस साइड बच गया अपना क्या 0। होप सो इतनी बातें आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, खाली फॉर्म कर रहा हूँ इक्वेशन को, सॉल्व आप खुद कीजिएगा। मैंने आपको बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे और बहुत इजी है। आप कोई भी मेथड लगा लीजिए, श्रीधराचार्य लगा लीजिए या फैक्टराइजेशन मेथड, आपको जो इजी लग रहा है आप वो लगा लीजिए, लेकिन आप सॉल्व खुद से कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको खाली तरीका बता दे रहा हूँ कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कैसे करेंगे। इंपॉर्टेंट यही है कि फॉर्म कैसे करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिख जाएगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ है ही नहीं। खाली दो ही तो मेथड है ना, फैक्टराइजेशन मेथड या श्रीधराचार्य, आप कुछ भी लगा के सॉल्व कर सकते हैं और दोनों ही मेथड क्या है, बहुत इजी हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये सीखना है कि क्वेश्चंस को कैसे कन्वर्ट करें, वर्ड प्रॉब्लम्स को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सॉल्व करना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब चलिए, इतना जब मैंने यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दिया तो अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना तो आपकी दो वैल्यूज निकल कर आएंगी। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर है, तो यहां पर जो दो वैल्यू एक्स की निकल कर आएगी वो है एक 1 और दूसरा है 14। अब ध्यान से, यहां पर दोनों वैल्यू तो निकल कर आ गई, क्या हम दोनों वैल्यूज को कंसीडर करेंगे? इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमें आंसर देना है। माना मैंने कि यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो वैल्यूज निकल कर आए, क्या ये दोनों वैल्यूज इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा? क्या जो हमारा कंडीशन दिया हुआ है उसको ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेगा? अगर दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेगा तो हम दोनों वैल्यू रख लेंगे। अगर एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगा और एक नहीं करेगा तो जो नहीं करेगा उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, उसे हम छोड़ देंगे, और जो करेगा हम उसको ही रख लेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कह रहा था हमें जेबा का क्या चाहिए, प्रेजेंट एज निकालना है, मतलब यहां पर हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। अब ध्यान से समझिए मेरी बात। उसके बाद क्वेश्चन में एक और बात कहा था, जब जेबा अपने प्रेजेंट एज एक्स पर है तो उससे हमें 5 साल पीछे जाना है। अगर हम जेबा के एज से 5 साल पीछे जाएं तो अच्छा, चलिए मान लिया हमने जेबा का एज जो है 1 साल है, सपोज मान लिया यहाँ पर जेबा का एज क्या है 1 साल है। अगर जेबा का एज 1 साल है तो इससे 5 साल पीछे जाइए, आप तो भैया नेगेटिव में चले जाएंगे। एज कभी नेगेटिव में होता है क्या? आप खुद ही सोचो। अगर हम 1 से 5 साल पीछे चले गए तो हम तो नेगेटिव में चले जाएंगे, हमारा वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, है ना। 1 से 5 माइनस करने पर तो हमारा वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, मतलब एज ही नेगेटिव हो रहा है। हमने कभी ऐसा देखा है क्या, मैं -4 साल का हूं, मैं -3 साल का हूं? कभी आपने सुना है? नहीं सुना है। अब वहीं पर अगर मैं इस एज 14 को ले लेता हूं, अगर मान लिया मैंने जेबा का प्रेजेंट एज 14 है, इससे अगर मुझे कोई बोलेगा 5 साल पीछे जाइए, तो हाँ 5 साल इसमें घटा दीजिए आप। जैसे ही मैं इसे 5 साल घटाऊंगा तो भैया मेरी वैल्यू अभी भी पॉजिटिव में ही है, यानी एज तो पॉजिटिव में होता ही है ना। तो मतलब यहां ये समझ में आ गया कि यहां पर जो हमारा गिवन कंडीशन है, अब ध्यान से देखिए,
ये जो x इक्वल टू 1 वैल्यू निकल कर आई है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर हम इसे मानेंगे तो हमारा एज नेगेटिव भी चला जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन भैया एज तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, मतलब यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा x इक्वल टू 14, यानी सब कुछ हमें ईयर में निकालना था, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 14 ईयर्स। होप सो बातें क्लियर हो गई होंगी। वापस से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन सिखा रहा हूँ, सॉल्व करना आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया है ना। क्वेश्चंस भी काफी लगवाए हैं आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, तो फैक्टराइजेशन मेथड और सीधाचार्य आपको अच्छे से आता है यूज करना। तो आप प्लीज इन क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व कीजिए। आपको मैं यहाँ पर आंसर बता दे रहा हूँ, आप आंसर को मिला लीजिएगा कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं, और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तब मैं आपको सॉल्व करके भी बता दूंगा। होप सो आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। आज के इस सेशन में बस इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें, दोस्तों को बताएं कि यहाँ अच्छे से पढ़ाई हो रही है, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।